बिहार चुनाव से अचानक ही केशव प्रसाद मौर्य का कद बढ़ने लगा है। अब उत्तर प्रदेश में और बीजेपी के भीतर उनके नाम को लेकर क्या हो रही है चर्चा, आज हम ये आपको बताएंगे। ये भी जानिए कि बीजेपी की नेता साध्वी निरंजन ज्योति, जो कि भगवाधारी बीजेपी की महिला चेहरा हैं, अचानक वो सुर्खियों में कैसे आ गई बिहार चुनाव से। आखिर किसने और क्यों अचानक से उन्हें आगे कर दिया, क्या हो सकता है इसकी वजह। यह भी जानिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बिहार चुनाव में स्ट्राइक रेट की क्यों है चर्चा, क्या है योगी का स्ट्राइक रेट। साथ साथ अखिलेश यादव ने वाराणसी के दाल मंडी में चल रहे बुलडोजर पर अधिकारियों को क्या चेताया है, और आखिर में बीजेपी के नेता चढ़े तो थे बुलडोजर पर लेकिन औंधे मुंह गिरे हैं। ये वीडियो भी दिखाएंगे। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो सबसे पहले बात करेंगे केशव प्रसाद मौर्य की। जी हां, केशव मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, उनके कद के बढ़ने को लेकर खूब चर्चा शुरू हो गई है, लिखा भी जाने लगा है। केशव मौर्य को बिहार में धर्मेंद्र प्रधान के साथ बिहार के संगठन का सह प्रभारी बनाया गया, चुनाव का सह प्रभारी बनाया गया, और जब नतीजे आए तो 243 में से 202 सीटें एनडीए के खाते में गई। तो केशव प्रसाद मौर्य का कद बढ़ना लाजमी था और बढ़ता हुआ दिखाई भी दिया। दूसरी बात, जब बीजेपी के विधायक दल की नेता चुनने की बारी आई, तब भी केशव मौर्य को ही यह जिम्मेदारी दी गई और उन्हें दो नेताओं के साथ, अर्जुन राम मेघवाल जो कि केंद्र में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, और साध्वी निरंजन ज्योति जो कि फतेहपुर से पूर्व सांसद हैं, भगवाधारी हैं, महिला हैं, इन दोनों को उनके साथ सह पर्यवेक्षक बनाया गया, जबकि केशव प्रसाद मौर्य को पर्यवेक्षक बनाया गया। तो आखिर संगठन केशव प्रसाद मौर्य को लगातार संगठन में बड़े ओहदे पर धीरे धीरे ही सही क्यों ऊपर लेकर आ रहा है। अब उत्तर प्रदेश बीजेपी में या फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी पर नजर रखने वाले अगर नेताओं और जानकारों की बात करें तो एक सुर में सभी कह रहे हैं कि केशव मौर्य का कद अब लगातार बढ़ता जा रहा है और बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है इस कद को हर मौके पर बढ़ाता जा रहा है। यह दिखता भी है कि आपने बिहार में सह प्रभारी बना करके भेजा, जबरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ इतना बड़ा बहुमत मिला एनडीए को। तो यही बात खत्म नहीं हुई, फिर उन्हें नेता चुनने की जिम्मेदारी दे दी गई, उन्हें पर्यवेक्षक बना दिया गया। वो डिप्टी सीएम है, हालांकि प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, कई राज्यों में सह प्रभारी बनकर काम भी उन्होंने किया है। लेकिन चर्चा यह है कि आखिर अब केशव मौर्य को और क्या, और ये कद आखिर बढ़ाने की कोशिश क्यों। तो ये माना जा रहा है कि 2027 का चुनाव बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चुनाव है उत्तर प्रदेश का। 2024 में जो नतीजे आए उसमें बिहार में उत्तर प्रदेश में अगर कोई नुकसान हुआ तो ओबीसी वोटों का नुकसान हुआ, दलित वोटों का नुकसान हुआ। देखा जाए तो बीजेपी ने जिस चेहरे को सबसे बड़ा किया था, यानी कि केशव प्रसाद मौर्य को, अब यह माना जा रहा है कि उस बिरादरी का जितना वोट है जो माना जाता है वो कहीं ना कहीं खिसका, चाहे मौर्य वोट हो बाबू सिंह कुशवाहा के आने से, या फिर जो वो इलाके हैं खास करके इटावा, मैनपुरी, उस तरफ जितनी बिरादरियां हैं उस इलाके में शाक्य बिरादरी बड़ी बिरादरी के तौर पर है और उनके वोट इस बार भाजपा को नहीं मिले, यानी कि एक बड़ा वर्ग बीजेपी से कटा। इसके अलावा पासी बिरादरी, मगध, अवध का जो क्षेत्र है वहां पर पासी बिरादरी के वोट भी बीजेपी को नहीं मिले और बड़ी तादाद में अवध से लेकर के प्रयागराज तक पासी बिरादरी ने वोट नहीं किया या बहुत कम किया। तो ऐसी स्थिति में 2027 को देखते हुए बीजेपी अब एक बार फिर केशव प्रसाद मौर्य के कद को बड़ा कर रही है। लेकिन मिलेगा क्या, बहुत चर्चा यह है, चर्चा जो कि चर्चा है इसमें कितना दम है, क्योंकि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की कोई बात न तो बाहर आती है और ना ही
किसी बात पर कोई ऐसी मुहर लगा सकता है कि यह बात होने ही वाला है। बट चर्चा इस बात की है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी नाम तय होना है, तो क्या उसके लिए उनका नाम चल सकता है? बीजेपी के भीतर बहुत सारे नेता इस बात की चर्चा कर रहे हैं। देखना है क्या मिलता है। इसके अलावा 27 तक क्या चुनाव की कमान सौंपी जा सकती है उत्तर प्रदेश की? बहुत सारी ऐसी चर्चाएं हैं जो कि इस वक्त चल रही हैं, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक उन्हें पद देकर कद बढ़ाया जा रहा है, यह दिख रहा है कि आने वाले वक्त में केशव प्रसाद मौर्य के लिए बीजेपी काफी कुछ सोच रही है। बीजेपी नहीं, आप कह लें बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो मिलेगा क्या, कोई भी कयासबाजी ठीक नहीं है, लेकिन बीजेपी के भीतर चर्चा ये आम है कि उन्हें अब किसी बड़े पद को देने की तैयारी की जा रही है। अगली खबर, तो बात सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य तक नहीं है, बात साध्वी निरंजन ज्योति को लेकर के भी चल रही है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि बिहार में नेता चुनाव के लिए जो पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया उसमें केशव जी के डिप्टी के तौर पर साध्वी निरंजन ज्योति को भी चुना गया है। यह थोड़ा अनयूजुअल लगा, लेकिन इसमें एक खास बात माना यह जा रहा है कि यह जो नाम है यह टॉप से आया, यानी कि जब नेता चुनने की बारी आई तो किसी को यह उम्मीद भी नहीं था कि साध्वी निरंजन ज्योति को भी यहां पर सह पर्यवेक्षक के तौर पर लाया जाएगा। कहां फतेहपुर से पूर्व सांसद जो इस बार चुनाव में हार गई, अचानक बिहार चुनाव में उनके चेहरे को भी सामने किया गया। बीजेपी बहुत कैलकुलेटिव तरीके से कुछ चेहरों को आगे कर रही है। ओबीसी, महिला, ईबीसी, ये चेहरे अब बीजेपी में उत्तर प्रदेश में भी धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ाए जा रहे हैं। यूं तो साध्वी निरंजन ज्योति बड़ा नाम है, फतेहपुर से सांसद, मंत्री सब रह चुकी हैं, लेकिन आखिर अचानक से उनको बिहार में पर्यवेक्षक बनाकर क्या संदेश देने की कोशिश हुई है? एक, वो भगवाधारी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह हमेशा वो भी भगवा पहनती हैं। उमा भारती जिस तरीके से भगवा धारण करती हैं, उसी तरीके से साध्वी निरंजन ज्योति भी हैं। दूसरी बात, वो उस मल्लाह बिरादरी से आती हैं जो बीजेपी को भी वोट करता है और ईबीसी में भी आता है, यानी कि अति पिछड़ी बिरादरी में आता है। और बीजेपी के लिए मुफीद है कि कोई महिला भगवाधारी और ईबीसी से आए। ये बीजेपी के लिए भविष्य की राजनीति के संकेत दिखाई देते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष को भी चुना जाना है। ऐसे में कई चेहरों के नामों की चर्चा पहले से चल रही है कि कोई ब्राह्मण हो सकता है, कोई ओबीसी बन सकता है, कोई ईबीसी बन सकता है, तो इस नाम की भी चर्चा है। तो क्या बिहार चुनाव में पद देकर जो कद बढ़े हैं उसमें साध्वी निरंजन ज्योति के लिए बीजेपी कुछ और सोच रही है? उत्तर प्रदेश के बीजेपी में और बीजेपी को जानने वालों में तो चर्चा यही है। खैर, फिर वही बात कि देना बीजेपी को है, तय करने वाले बीजेपी के शीर्ष 2-3 नेता हैं। लेकिन एक बात तय है, माना यह जा रहा है कि बताया भी यह गया है कि साध्वी निरंजन ज्योति का नाम न तो नीचे संगठन, ना ही उत्तर प्रदेश या फिर संगठन के स्तर पर, बल्कि सीधे प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री के स्तर से आया है। तो देखना है कि उनके कद को या फिर उनके चेहरे को आगे बढ़ाकर बीजेपी उन्हें आने वाले दिनों में देती क्या है, नजर रहेगी। अगली खबर, और अब बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बिहार चुनाव के दौरान किए गए रैलीज और उनके उठाए गए मुद्दों की अब चर्चा इसलिए क्योंकि माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनाव रैलियों का जो स्ट्राइक रेट है वो सबसे ज्यादा रहा है। 10 दिनों तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार में चुनाव प्रचार किया, 31 रैलियां की और 27 जहां वो गए 27 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। यह सही है कि एनडीए के बहुत सारे साथी दलों के सीटों पर वो नहीं गए, लेकिन ज्यादातर बीजेपी के सीटों पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया। हालांकि उनकी डिमांड ज्यादा से ज्यादा सीटों पर हो रही थी, यहां तक कि जेडीयू और एलजेपी के नेता भी मांग रहे थे। लेकिन 27% का यह स्ट्राइक रेट रहा है।
कहा जा रहा है कि पहले फेज में जब मुद्दों की बात हो रही थी, बीजेपी अपने मुद्दे जंगल राज, महिलाओं के एम्पावरमेंट और विकास की बात कर रही थी, उधर जो विपक्ष है, खास करके आरजेडी और कांग्रेस पार्टी, ये लगातार अपने मुद्दे रोजगार पर इन्होंने केंद्रित कर रखा था। और तेजस्वी यादव ने हर घर नौकरी, सरकारी नौकरी का वादा किया था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वो विमर्श बदल दिया। और ये कहकर बदल दिया जब उन्होंने पप्पू, टप्पू और चप्पू, अप्पू, पप्पू, टप्पू और अप्पू जैसे जाइब का इस्तेमाल कर दिया, यानी कि 3 नेताओं को, और उन्हें बंदर से उनकी तुलना कर दी। इसके बाद विपक्ष का कैंपेन पूरी तरीके से भटक गया। जो एक सिस्टमेटिक कैंपेन विपक्ष लेकर के चल रहा था, उसने फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद हमले करने शुरू किए और अपनी पिच छोड़कर वो इस जाइब में फंस गया। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे उनके विपक्ष का जो नैरेटिव था, उनका पूरा पिच था, उसे ही बदल दिया। और उसके बाद से जो भटके, यानी कि चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेज प्रताप यादव हो या कांग्रेस के बड़े नेता, सब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर टूट पड़े और यहां से विमर्श भी बदला। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनावी सभाओं की स्ट्राइक रेट की चर्चा खूब हो रही है। 31 रैलियां और 27 जीत, ये माना जा रहा है कि एक बड़ी स्ट्राइक रेट किसी भी नेता के लिए, किसी भी चुनाव प्रचारक के लिए यह रही है। और यह श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है। अगली खबर। और अब बात अखिलेश यादव की। आज अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यूं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मुद्दे आए, लेकिन एक मुद्दे पर उन्होंने खासा जोर दिया और उस मुद्दे के तहत उन्होंने योगी सरकार के कुछ अधिकारियों को सीधे सीधे चेतावनी भी दी, उन्हें चेता डाला। वो मुद्दा था दाल मंडी के चौड़ीकरण का। आपको मालूम होगा कि वाराणसी में दाल मंडी का जो इलाका है वो बहुत डेंस मुस्लिम पॉपुलेशन का इलाका है। जो बाबा विश्वनाथ मंदिर है उसके आधा किलोमीटर के रेडियस में वो इलाका शुरू हो जाता है और उस इलाके से एक गली गुजरती थी जिसे अब लगभग 100 मीटर चौड़ा किया जा रहा है और उस पूरे मुस्लिम इलाके की उस गली के चौड़ीकरण में अब बुलडोजर चल रहा है। हालांकि सरकार ने तमाम जो वहां के वासिंदे हैं उनको मुआवजा देने की बात की है, मुआवजा दे रहे हैं, कुछ लोगों ने मुआवजा लिया भी है, लेकिन दाल मंडी से गुजरने वाली सड़क को सीधे तौर पर बाबा विश्वनाथ के मंदिर के लिए वो एक वैकल्पिक, एक बड़ा चौड़ा रास्ता निकाला जा रहा है ताकि वहां पहुंचने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको सुविधा हो सके। और इस वक्त वाराणसी में ये एक बड़ा मुद्दा खासकर मुसलमानों के बीच बना हुआ है कि आखिर मंदिर जाने के लिए उनकी गली को क्यों तोड़ा जा रहा है, उनके रास्तों को क्यों चौड़ा किया जा रहा है। ये सही है कि सरकार जमीन वहां खरीद रही है, सरकार ने मुआवजा तय किया है, लेकिन उनका कहना है सैकड़ों सालों से लोग यहां जो बसे हैं इन्हें अपना सब कुछ छोड़ना पड़ रहा है। कई लोगों के दुकान, मकान, तमाम चीजें जा रही हैं। आज अखिलेश यादव ने इस पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ये एक राजनीतिक बुलडोजर वहां चल रहा है, यानी कि सरकार अपनी राजनीति के तहत इस बुलडोजर को चला रही है और जो अधिकारी हैं वो सब उनकी नजर में हैं। उन्होंने एक तरीके से चेतावनी दी कि जो अधिकारी इस बुलडोजर को वहां चलाने में लगे हैं उन सबों के नाम अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें नोट किया जा रहा है, यानी कि अगर उनकी सरकार आएगी तो फिर उन पर भी कार्रवाई होगी। एक तरीके से उन्होंने ये एक मैसेज उन्होंने करने की कोशिश की है अधिकारियों से लेकर अपने उस वोट बैंक को भी, जो कम से कम अखिलेश यादव की तरफ इस मुद्दे पर देख रहा है। सुनिए अखिलेश यादव। भाजपा दाल मंडी वालों को दाल की तरह दले नहीं। दाल मंडी वाले हमारे कारोबारी व्यापारियों को उन्हें सम्मान दे, उनका संरक्षण दे। आप मुआवजे में दूसरी दुकान तो दे सकते हैं, लेकिन बाजार कैसे दोगे आप? जब जनता को आप दुख तकलीफ देंगे तो कुदरत अपना फैसला लेगी। और जीत तो सिकंदर को भी अमर नहीं कर पाई थी।
और एक तस्वीर देखिए, एक वीडियो देखिए, कैसे बीजेपी के नेताजी बुलडोजर पर बैठे तो थे तिरंगा लेकर, लेकिन औंधे मुंह गिर पड़े, मुंह के बल गिरे हैं बुलडोजर पर बैठे बैठे। दरअसल हुआ ये कि श्रावस्ती में यूनिटी फॉर मार्च, जो कि सरदार पटेल के 150वीं जयंती पर बीजेपी जिस कार्यक्रम को कर रही है, इसमें बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष हैं ये बाकायदा बुलडोजर आता है, बुलडोजर में बैठकर तिरंगा लेकर चल रहे थे। अचानक बुलडोजर का मुंह घूम गया और अकेले जो बीजेपी के नेता हैं वो औंधे मुंह तिरंगा लेकर गिर पड़े। देखिए इस वीडियो को, आपको अंदाजा लगेगा कि बुलडोजर से खिलवाड़ भी कितना खतरनाक हो सकता है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।